नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 33 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। इनका जन्म विवरण जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन के ऊपर, 2 दिसंबर 1988 को हुआ है इनका जन्म। जन्म का समय है रात्रि के 7:25 और जन्म का स्थान है इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये इनका जन्म विवरण है। और इनके प्रश्नों की बात की जाए तो इन्होंने पूछा है कि मैं सरकारी नौकरी की तलाश में हूँ, मुझे सरकारी नौकरी चाहिए पर सफलता मुझे मिल नहीं पा रही है। तो आगे जानना चाहती हैं कि स्कोप कैसा है, बैंकिंग सेक्टर में ये सफलता चाह रही हैं। सरकारी नौकरी के बारे में पूछती हैं कि कब तक लगने की संभावना है, यदि इस फील्ड में नहीं है सफलता तो और कौन से क्षेत्र में मैं कोई कार्य कर सकती हूँ। कॉन्फिडेंस वगैरह की कमी रहती है, धन को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि विवाह में काफ़ी समय लग रहा है, क्या मेरी कुंडली में विवाह नहीं है, यानी कि अभी तक इनका विवाह हुआ नहीं है। तो मैरिज को लेकर के भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इसके अलावा चंद कुछ और सवाल भी इन्होंने पूछे हैं। तो इनके सभी प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक समझेंगे एक एक करके। लेकिन सबसे पहले इनकी कुंडली को समझते हैं, लगन कुंडली को, जो कि हमारे समक्ष है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 3 नंबर से इनकी जो पत्रिका है वो शुरू होती है। मिथुन लग्न की ये कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देव देखें तो वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि मिथुन लग्न एवं कन्या राशि की पत्रिका इस जातिका की बन जाती है। लगन भी बुध का है और जो राशि है वो भी बुध के ही कंट्रोल में आती है। तो जो बुध का प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ के इनको मिलने वाला होगा। तो दिमाग तेज होना, दिमाग में कई सारी चीज़ें चलना, क्योंकि जो बुध है, मर्क्यूरी है, वो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे इंटेलिजेंस को, हमारी बौद्धिक क्षमता को रिप्रेजेंट करता है। तो दिमाग तेज होगा, शार्प माइंडेड होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। समझदार होंगी, बुद्धिमान होंगी, चीज़ों को जल्दी ग्रैस्प करने वाली होंगी। दुनियादारी की जो नॉलेज होती है ना, वो भी कूट कूट के इस जातिका के अंदर भरी होगी। अब समझते हैं एक एक करके हम ग्रहों को। देखिए, कुंडली की जो तीसरा भाव है, कुंडली के तीसरे भाव में यहाँ पर इनका केतु बैठा हुआ है। केतु इनके थर्ड हाउस में यहाँ पर हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं 15 डिग्री के साथ। यहाँ पर सिंह राशि में केतु देव बैठे हुए। देखिए, थर्ड हाउस में केतु का बैठना अच्छा माना जाता है। ये लगन को सपोर्ट करने वाला होगा, जातिका को एफर्ट करने में, मेहनत करने में यहाँ पर केतु हेल्प करने वाले होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि फिजूल की दौड़ भाग हो सकती है, फिजूल के कई बार एफर्ट्स लगेंगे। ऐसा लगेगा कि मैंने जो एफर्ट्स लगाए उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। यानी मान लीजिए कि कहीं पर इन्होंने हार्ड वर्क किया, परिश्रम किया, लेकिन उसका रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा। तो ऐसा देखने को मिलता है जब केतु तीसरे में बैठे हों। लेकिन फिर भी यहाँ पर हार्ड वर्क करने के लिए, मेहनत करने के लिए केतु का यहाँ पर बैठना अच्छा माना जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के ऊपर चलते हैं। देखिए, चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में हमें नजर आ रहे हैं। इस कुंडली में चंद्रमा को समझा जाए तो सेकंड हाउस का स्वामी होकर के चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव में हमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं, कन्या राशि में। देखिए, इस कुंडली में चंद्रमा धन भाव के, वाणी भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं, जाकर के कुंडली के चौथे भाव में दिशा बल के साथ, दिग्बल के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये देखा जाए तो वैसे तो चंद्रमा कहीं से भी बुरा नहीं बैठा, लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर मंगल एवं शनि की दृष्टि हमें नजर आ रही है। शनि की 10वीं दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर हमें नजर आ रही है। गुरु की भी दृष्टि है इस चंद्रमा के ऊपर, नो डाउट, लेकिन फिर भी चंद्रमा यहाँ पर दो अशुभ ग्रह यानी कि मंगल और शनि के प्रभाव में आने की वजह से मानसिक पीड़ा देने वाला होगा। फाइनेंस वाइज समझा जाए तो चंद्रमा का यहाँ पर बैठना बुरा नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के ऊपर हम चलते हैं। शुक्र कुंडली के 5th हाउस में पंचम भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। पंचम भाव हमारी बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है, हमारे एजुकेशन को दर्शाता है। और यहाँ पर शुक्र स्वग्रही होके बैठे हुए हैं, तो ये दर्शाता है कि जातिका का जो दिमाग होगा, वो हमने पहले भी देखा लगन की स्थिति से, चंद्रमा की स्थिति से, कि दिमाग ज़्यादा चलता होगा, इंटेलिजेंस में कोई कमी नहीं होगी। शुक्र यहाँ पर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं।
पंचम भाव जो है हमारे प्रेम संबंधों का और हमारी कला का भी होता है, तो यहाँ पर कलात्मक एबिलिटी भी, कलात्मक क्षमता भी शुक्र देने वाले होंगे। और प्रेम संबंध के लिए भी यहाँ पर बैठा हुआ शुक्र हेल्पफुल है, बढ़िया माना जाएगा। संतान को भी हम कुंडली के पंचम भाव से समझते हैं, तो उसके लिए भी शुक्र का यहाँ पर बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ से बैठ करके शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि कुंडली के 11वें भाव के ऊपर, लाभ भाव के ऊपर देंगे, तो ये पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए इसको बढ़िया माना जाएगा। तो शुक्र की स्थिति कुंडली में बढ़िया नजर आती है। आगे बढ़ जाते हैं, सूर्य एवं बुध के ऊपर हम चलते हैं। देखिए, सूर्य बुध की युति हमें नजर आ रही है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि सूर्य 16 डिग्री के साथ नजर आ रहे हैं, तो शुक्र और बुध 17 डिग्री के साथ, सूर्य 16 डिग्री वहीं बुध 17 डिग्री के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि जो बुध देव हैं वो अस्त के हैं। बुध यहाँ पर कुंडली में अस्त का होके विराजमान है। देखिए, लग्नेश भी है, राशि के भी स्वामी बुध हैं, छठे में जाके बैठे हैं, और इतना ही नहीं, वो सूर्य के प्रभाव में आने के कारण अस्त भी हो रहे हैं। तो ये बुध के लिए अच्छा नहीं है। लगन यहाँ पर पीड़ित हो रहा है, इसका मतलब है हेल्थ का ध्यान रखिए, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, कंफ्यूज होने से बचिए, क्योंकि बुध जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट ग्रह था ना, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहा है चार्ट में। तो संघर्षों को यहाँ पर बैठा हुआ बुध जीवन में बढ़ाने वाला होगा। सूर्य यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं, सूर्य डेफिनेटली छठे में बैठा हुआ है, तो संघर्ष को दर्शाता है, और उस संघर्ष के माध्यम से सफलता भी ये देने वाले होंगे। तो सूर्य का यहाँ पर बैठना बुरा नहीं है, लेकिन बुध का यहाँ पर पीड़ित होना ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इन दोनों ग्रहों की दृष्टि कुंडली के 12वें भाव के ऊपर जो जा रही है वो खर्चों को दर्शाती है। शनि की बात कर ली जाए, शनि कुंडली के 7वें भाव में, जो कि विवाह का होता है, उस भाव में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इस कुंडली में शनि को हम समझें तो वो अष्टमेश एवं भाग्येश बनते हैं। अष्टम का स्वामी होने के कारण शनि को अष्टम होने का दोष लगता है, वहीं भाग्येश होने के कारण, लग्नेश का मित्र होने के कारण शनि इस कुंडली में अच्छा परिणाम देते हैं। अब समझते हैं कि एक्चुअल में शनि यहाँ पर क्या रिजल्ट देंगे। देखिए, 7वें भाव में शनि बैठे हुए हैं, शनि विलंब का कारक है, तो विवाह में विलंब की स्थिति शनिदेव देंगे। अगर विलंब नहीं होगा तो शनि यहाँ पर फिर अचानक से परेशानी देने वाले होंगे, यानी कि शनि की वजह से विलंब तो होगा ही होगा, और ये विलंब होना कुछ हद तक अच्छा भी है। अदरवाइज यहाँ पर शनि किसी और तरीके की परेशानियों को देने वाला होगा। यहाँ पर शनिदेव बैठे हैं, शनि का प्रभाव लगन के ऊपर भी है, तो स्वभाव में एक मेच्योरिटी शनि देने वाले होंगे कि व्यक्ति सोच समझ के निर्णय ले। शनि की दृष्टि कुंडली के 4थे भाव के ऊपर जो पड़ेगी तो चिंता, मानसिक तनाव देंगे। मैंने कहा था कि चंद्रमा के ऊपर जो शनि मंगल का प्रभाव है ये मानसिक तनाव को देने वाला होगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो देखिए अपने ही भाव के ऊपर जा रही है, यानी भाग्य के लिए शनि की तीसरी दृष्टि बढ़िया मानी जाएगी। आप चाहें तो यात्राएं देश विदेश की कर सकते हैं, वहाँ पर शनि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और भाग्य में कोई कमी शनि नहीं होने देंगे। हाँ, मैरिज की जहाँ तक बात है, वहाँ पर ये सैटर्न डिले ज़रूर देगा। अगर डिले नहीं होगा तो किसी और तरीके की परेशानी ये शनि देने वाला होगा पत्रिका में। आगे बढ़ जाते हैं, हम राहु के ऊपर चलते हैं। राहु कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं। राहु देव 9वें भाव में यहाँ पर शनि की राशि में राहु बैठे हुए हैं और शनि से दृष्ट भी हैं, तो यहाँ पर लंबी दूरी की यात्राओं के योग बना रहे हैं राहु देव। यहाँ से बैठ करके राहु लगन को देखेंगे। देखिए, कंफ्यूजन की स्थिति कई बार राहु क्रिएट करते हैं, मन में कई सारी दुविधाएं राहु देने वाले होते हैं। 9वें में बैठे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि भाग्य अच्छा नहीं करेंगे, भाग्य अच्छा करेंगे, लेकिन राहु उसमें उतार चढ़ाव जरूर देता है। तो कई बार भाग्य सपोर्ट करने वाला होगा, तो कई बार ऐसा लगेगा कि मेरा भाग्य मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है। राहु की दृष्टि 9वीं दृष्टि शुक्र के ऊपर जाएगी, और यहाँ पर जो दृष्टि डालेंगे शुक्र, तो वो रिलेशनशिप वगैरह को लेकर के भी थोड़ी मतभेद की स्थिति या वहाँ पर चिंता परेशानी आपको देने वाले होंगे। लेकिन हाँ, दिमाग को तेज ये राहु जरूर कर देंगे। राहु की दृष्टि जो लगन के ऊपर है, पंचम भाव के ऊपर है, वो आपके बौद्धिक क्षमता में कोई कमी नहीं करेगा, बल्कि आपके बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ाने वाला होगा। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल कुंडली के 10वें भाव में दिग्बल होकर के हमें नजर आ रहे हैं, दिशाबल प्राप्त करके मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। इस कुंडली का अगर कोई सबसे बुरा ग्रह है, सबसे ज़्यादा परेशानी देने वाला ग्रह है, तो वो मंगल ही है। षष्ठेश एवं एकादशेश होकर के मंगल 10वें भाव में बैठे हैं। याद रखिएगा इस बात को कि लग्नेश का शत्रु है मंगल। 10वें भाव में बैठे हैं मंगल, यहाँ पर करियर में परेशानी देने वाले होंगे। लगन के ऊपर मंगल का प्रभाव है, स्वास्थ्य की लेकर के परेशानी, निर्णय लेने में परेशानी,
चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि, मैंने बार बार कहा आपको कि शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर ये मानसिक चिंताओं को दर्शाने वाली है। वहीं मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो ये आपके एजुकेशन के लिए और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल इस कुंडली का अकारक प्लैनेट है, जैसा मैंने कहा। आगे बढ़ जाते हैं, गुरु को देख लें तो गुरु वक्री होकर कुंडली के 12वें भाव में हमें नजर आ रहे हैं, वृषभ राशि में। इस कुंडली में गुरु को हम समझे तो वो सप्तमेश एवं कर्मेश बनते हैं। सप्तम भाव यानी विवाह के भाव के स्वामी, कर्म भाव यानी करियर भाव के स्वामी होकर के गुरु 12वें भाव में नुकसान के भाव में, लॉस के भाव में जाकर के बैठे हुए हैं और वक्री होके भी बैठे हैं। इसका मतलब है कि करियर में भी ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत परेशानी दर्शा रहे हैं। विवाह भाव से छठे में जाकर के गुरु का यहाँ पर बैठना, इसको हम बहुत शुभ नहीं कह सकते। यहाँ से बैठ करके बृहस्पति कुंडली के चौथे भाव को, छठे भाव को एवं अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। देखिए चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है विलंब से ही सही सुखों को देने वाला होगा। छठे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है आपके बुध को देख रहा है, बुध गुरु को देख रहा है, तो ये करियर के लिए और मैरिज के लिए कुछ हद तक अच्छा है। वहीं गुरु की दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर आपकी आयु के लिए अच्छा है। देखिए भले ही गुरु इस कुंडली में बहुत कारक नहीं है, लेकिन वो नैसर्गिक कारक होने की वजह से आपको ज़्यादा परेशानी नहीं देने वाले होंगे, इस बात को मत भूलिएगा। अब हम सीधे दशाओं के ऊपर चलते हैं। देखिए दशा अगर आप देखें तो राहु की दशा आपको दिख रही होगी। इस वक्त आपको राहु की महादशा चल रही है, जो कि 10 जनवरी 2028 तक आपको रहने वाली है। तो राहु की दशा 10 जनवरी 2028 तक रहेगी, उसके बाद गुरु की दशा आपको प्रारंभ होगी। इस समय राहु की दशा में शुक्र की अंतर्दशा आपको चल रही है, जो कि 30 जुलाई 2021 से लेकर के 29 जुलाई 2024 तक रहने वाली है। तो इस दौरान अभी आपको राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। चलिए आपके प्रश्नों को ले लेते हैं, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो तो काफ़ी हद तक क्लियर हो भी गई होंगी, जो नहीं हुई वो आपके प्रश्न के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए आपने पूछा है सबसे पहले मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, बैंकिंग सेक्टर में इन्होंने बताया, लेकिन मुझे सफलता मिल नहीं पा रही, आगे कैसा स्कोप नज़र आता है। देखिए अभी जो राहु में शुक्र का समय चल रहा है, जैसा मैंने कहा आपको, ये समय मैं अच्छा देख रहा हूँ आपके करियर के लिए भी। तो प्रयासरत रहें, अपनी उम्मीदों को मत छोड़ें, प्रयासरत रहें, अपनी उम्मीदों को मत छोड़ें। इसके अलावा आपने अगला सवाल पूछा है कब तक मुझे सरकारी नौकरी मिल सकती है। देखिए अगला जो 2 वर्ष है ना अभी से लेकर के, वो मैं अच्छा देख रहा हूँ। किस बेसिस पर देख रहा हूँ? तो दशा के बेसिस पर। तो प्रयासरत रहना है, अपनी पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, सफलता मिलने की संभावना है, क्योंकि दशा सपोर्टिव नज़र आ रही है। इसके अलावा आपने पूछा अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं तो फिर कौन सा करियर मेरे लिए सही रहेगा। चलिए ये क्वेश्चन आपने बड़ा अच्छा पूछा है, मैं आपको बता दूं। देखिए ऐसा कोई काम जिसमें आप दूसरों को कुछ समझा सकें, दूसरों को कुछ सिखा सकें, दूसरों को कुछ सलाह दे सकें, साथ ही साथ अगर उस काम में कोई टेक्निकल प्रभाव हो, मतलब टीचिंग हो, कंसल्टेशन हो, साथ में उसमें कोई टेक्निकल प्रभाव भी हो उस कार्य में, तो ये कार्य आपके लिए बेस्ट रहेगा। इवन जो बैंकिंग सेक्टर है आपके लिए वो भी बढ़िया है, वो बुरा नहीं है। अगर ऐसा कुछ संभव हो कि बैंक या फाइनेंस से जुड़े जिस चीज़ की आपने पढ़ाई की है उसमें अगर फॉरेन से कोई कनेक्शन बन जाए या मल्टीनेशनल कंपनी से कोई कनेक्शन बन जाए, तो ज़रूर उसमें ज़्यादा रुचि लीजिएगा। वहाँ पर आपको ज़्यादा बेटर सक्सेस मिलने की संभावना चार्ट में नज़र आती है। किसी एमएनसी में, किसी फॉरेन रिलेटेड कंपनी में कुछ ऐसा हो तो वहाँ पर थोड़ी स्थिति ज़्यादा बेटर आपके लिए नज़र आती है। इन्होंने पूछा है इसके बाद दिमाग में मेरे 100 चीज़ें चलती हैं पर कुछ करने का कॉन्फिडेंस नहीं आता, मैं क्या करूँ। देखिए आपका जो बुध है ना, देखिए मैंने आपको कहा कि आपका लगन बुध का है, आपकी राशि बुध की है। इसका मतलब बुध बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है आपके लिए, लेकिन वो जो बुध है ना वो बैठा हुआ है अस्त होके छठे भाव में मंगल की राशि में। इसका मतलब है इंपॉर्टेंट तो है लेकिन वो अच्छा नहीं है। तो इस वजह से चीज़ें आप फोकस नहीं कर पाते हैं, फोकस की प्रॉब्लम है। दूसरा जो चंद्रमा है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा कमज़ोर है चार्ट में। चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, चंद्रमा से ज़्यादा मैं बुध की कमी को मानता हूँ कि वो ज़्यादा परेशानी आपको दे रहा है। तो बुध को थोड़ा बेटर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें अच्छी होंगी आपके लिए। मेडिटेशन वगैरह करिए, उससे भी फ़ायदा होगा। धन की स्थिति भी ठीक नहीं रहती। देखिए आने वाले समय में मैं धन के बारे में ज़रूर आपसे कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में फाइनेंस में अच्छा देख रहा हूँ।
तो फाइनेंस को लेके मैं इस चार्ट में कोई विशेष परेशानी नहीं बोलूँगा। अगर अभी परेशानी चल भी रही है, अभी परेशानी अगर चल भी रही है, तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आने वाले टाइम में फाइनेंस को मैं बुरा नहीं देखता हूँ, अच्छा देखता हूँ फाइनेंस को। फाइनेंस आपका अच्छा हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा आने वाले समय में। विवाह के बारे में आपने पूछा है कि मेरे विवाह में काफ़ी समय लग रहा है, क्या मेरी कुंडली में विवाह नहीं है? देखिए, आपके जो शनिदेव है ना, वो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो कि विवाह में विलंब को दर्शाते हैं। विवाह में विलंब है, डिनायल नहीं है, यानी कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि विवाह होगा ही नहीं। विवाह ना होने की संभावना नहीं है चार्ट में। विवाह डिले से हो, बहुत डिले से हो, इसकी संभावना ज़रूर है। उसमें शनि एक मेजर रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स ज़रूर हैं, लेकिन शनि का प्रभाव यहाँ पर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो मना ही नहीं है, मतलब विवाह नहीं है चार्ट में, ऐसा नहीं है, विवाह है, लेकिन विलंब से है, बहुत विलंब से है। तो राहु में शुक्र की जो दशा है ना, अभी आपने अगला जो सवाल पूछा है वो यही है कि अगर विवाह है तो कब तक हो पाएगा और पार्टनर कैसा मिलेगा। देखिए, शुक्र की जो अंतर्दशा इस वक्त आपको चल रही है 30 जुलाई 2021 से 29 जुलाई 2024 तक, ये जो शुक्र की दशा है आपको अंतर्दशा राहु की महादशा में, इसको मैं अच्छा देख रहा हूँ मैरिज के पर्सपेक्टिव से भी। तो विवाह होने की संभावना भी दिखती है और अच्छा समय दिखता है ये विवाह के लिए। इसके बाद आपने पूछा है कि मेरा पार्टनर कैसा होगा, अगर पार्टनर मिलेगा तो कैसा मिलेगा। देखिए, पार्टनर जिद्दी स्वभाव का होगा, लेकिन समझदार होगा, दुनियादारी की अच्छी समझ रखने वाला होगा। बाकी जब भी विवाह करें, एक बार मोटा मोटी ही सही कुंडली विश्लेषण, जो कुंडली मिलान है वो ज़रूर करवा लें आप। तो पार्टनर बढ़िया होगा, समझदार होगा, लेकिन जिद्दी स्वभाव का हो सकता है। लव मैरिज या अरेंज मैरिज के आपने पूछा है इस बारे में, पॉसिबल है आपके लिए। देखिए, ऑलरेडी आपकी एज हो चुकी है अराउंड 33 ईयर्स, तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं बोलूँगा उसको ग्रैब करिए। लव मैरिज से इनकार नहीं किया जा सकता है, लव मैरिज की पॉसिबिलिटी भी चार्ट में बनी हुई है। जीवन में सुधार जो भी करना है, जो भी सुधार करने के लिए उपाय की ज़रूरत है वो भी बताएं, बिल्कुल आपको उपाय के लिए गाइडेंस दी जाएगी। उपाय के ऊपर जाने से पहले हम एक बार जल्दी से इनके नवमांश चार्ट को समझ लेते हैं। अगर नवमांश कुंडली को हम देखें तो 12 नंबर से ये पत्रिका शुरू होती है, मीन लगन की बन जाती है। शनि यहाँ पर शुक्र को देख रहे हैं, और शनि का जो प्रभाव है यहाँ पर लगन के ऊपर और शुक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो शनि की वजह से जो विलंब का कारक है कुंडली में वो शनि है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो शनि डिनायल नहीं दे रहा है आपके चार्ट में, शनि विलंब कर रहा है। वो विलंब कब? तो वही मैंने कहा कि अभी जो आपको शुक्र की दशा है वो आपको इसमें हेल्प करने वाली होगी। जो अंतरदशा चल रही है आपको शुक्र की, वो हेल्प करने वाली होगी आपको विवाह में। तो आप प्रयासरत रहिए, ईश्वर ने चाहा तो शीघ्र अतिशीघ्र आपका विवाह हो जाएगा। 2023 में भी विवाह होने की संभावना मुझे अच्छी नज़र आती है, दशाओं के अनुसार भी और गोचर के अनुसार भी। दशा भी सपोर्टिव है और गोचर भी सपोर्टिव है, तो मैं मान के चलता हूं कि आने वाले 1 से 2 वर्षों में आपका विवाह हो जाएगा। कुछ उपाय के ऊपर चलते हैं, कुछ सरल से उपाय हैं जो कि मैं आपको दे देता हूं, जिससे विवाह होने में आपको फ़ायदा मिलेगा। देखिए, क्रिस्टल ब्रेसलेट आता है, बड़ा ही सस्ता आता है। मैं बोलूँगा कि आप क्रिस्टल ब्रेसलेट जो है अपने वर्किंग हैंड में इसको आप धारण करिए, बहुत सस्ता आता है, बजट की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा जी की पूजा उपासना करिए, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, इससे बहुत फ़ायदा होगा आपको। नित्य हनुमान चालीसा भी पढ़ें, इससे भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है। और संभव हो केले के पेड़ की सेवा करें, घर में उसको लगा के सेवा करें, ये भी पॉसिबल है। नहीं तो आसपास कोई मंदिर हो या कहीं पर केले का पेड़ हो, उसकी सेवा आप कर सकती हैं, इससे भी आपके विवाह में फ़ायदा मिलेगा। ये जो केले के पेड़ की सेवा है, ये एक विवाह के बाद भी आप कंटिन्यू कर सकती हैं, इससे भी आपको बहुत वैवाहिक जीवन में फ़ायदा रहेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 33 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।